जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं 49वें नंबर प्रश्न पर, यानी कि 49 प्रश्न। इससे पहले हम 48 प्रश्नों को अच्छे से देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने भी वो प्रश्न अच्छे से देख लिए होंगे। दोस्तों, ये बुक है दृष्टि IAS के द्वारा प्रोवाइड की गई बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न दे रखे हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एक परीक्षा में नहीं, कई बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों, अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो कृपया करके प्लीज़ एक क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा 49 प्रश्न है कि किसी पिंड का भार, हमसे पूछा है कोई पिंड है उसका भार कैसा होता है। तो उसका भार होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कोई पिंड है उसका भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। जो आपने देखा है पीसा की मीनार झुकी हुई है, काफ़ी झुकी हुई मीनार है, लगभग 45 डिग्री पर। वो मीनार क्यों नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती? तो वो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यानी कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, याद रखना, ये इसलिए नहीं गिरती। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके 7 पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता है। यानी कि अभी जो पृथ्वी की दूरी है सूर्य से, उससे दोगुनी हो जाती तो ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अभी पृथ्वी पर वर्तमान में लगता। जब दूरी दोगुनी होने के बाद कितना लगता, तो याद रखना कितना लगता। अगर आपसे प्रश्न में ऐसे ही पूछ लिया जाए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी दोगुनी हो जाए तब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अगर आपसे प्रश्न ऐसे ही सीधा पूछ लिया जाता है तो याद रखना क्या होगा, अब जितना है उसका चौथा भाग। याद रखना, अब उसका चौथा भाग रह जाएगा। यानी कि अभी वर्तमान में 4 लग रहा है तो उस समय क्या लगेगा, फिर 1 लगेगा। याद रखना, फिर 1 लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कितना रहता है? 1/6। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। दोस्तों, ये वाला कथन गलत है। क्यों गलत है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है लेकिन पृथ्वी बराबर नहीं है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। दोस्तों, ये वाला सही है, ये वाला सही है और ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है लेकिन इतना नहीं है जितना कि पृथ्वी है। पृथ्वी पर इसमें तो बिल्कुल मना कर दिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? कथन ए सही है, कारण आर गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है, हमसे पूछा हुआ है मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिकतम। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का भार, हमसे पृथ्वी की बात की जा रही है, तो मानव शरीर का भार ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। याद रखना, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, यानी कि हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल लुप्त हो जाए, यानी कि रहे नहीं, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तब क्या होगा? अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल समाप्त हो जाए तब क्या होगा, यानी कि रहे ही नहीं, लुप्त हो जाए, तो अचानक से क्या होगा? तो याद रखना, क्या होगा अचानक से? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। याद रखना, जब गुरुत्वाकर्षण नहीं लगेगा तो वस्तु का भार तो शून्य रहेगा लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा, कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, हर प्रश्न को अच्छे से देखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? एक उपग्रह जो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, जैसे कोई सैटेलाइट छोड़ा गया तो वो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, जैसे कि चंद्रमा है वो भी पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह निम्न में से किस कारण होता है? तो वो किस कारण होता है? वो होता है केंद्राभिमुखी बल। याद रहेगा, केंद्राभिमुखी बल। याद रखना, इसको प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है, रिपीट भी हो सकता है, केंद्राभिमुख बल के कारण।
दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है लोलक की काल अवधि है, यानी कि टाइम पीरियड पूछा है लोलक की। लोलक का टाइम पीरियड पूछा हुआ है, तो याद रखना लोलक का टाइम पीरियड क्या होता है, तब होता है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि जो लोलक है, ऐसे हमने देखा है यहाँ पर एक ये कील गाड़ दी और उस पर लटका दिया और वो दोलन करता है ऐसे, तो इसकी जो गति है वो लंबाई पर, अगर यहाँ पर होगा तो उसकी जो गति है वो कम होगी, नीचे लटका होगा तो उसकी गति और ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी गति लंबाई पर ज़्यादा निर्भर करती है। याद रहेगा, लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की गति। अगला प्रश्न है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, यानी कि जो लोलक चलता है वो आपने देखा होगा वो ऐसे लटकता है घड़ी में, तो वो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो हो जाती हैं लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों में। अगला प्रश्न है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो वो कब चलेगी तीव्र गति से पेंडुलम गति? तो दोस्तों जब लोलक गति यानी कि जो पेंडुलम घड़ी है वो गर्मियों में धीमी यानी सुस्त हो जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, हैं? तब इसके विपरीत कर देना आप शीतकाल में, शीतकाल में ये तीव्र चल सकती है। याद रखना प्रश्न में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पेंडुलम घड़ी या लोलक घड़ी हल्की कब चलेगी, तो आप लगाना गर्मियों के दिनों में। याद रखना गर्मियों के दिनों में। अगर सर्दियों के दिनों में पूछ लिया है तो लगाना तीव्र हो जाएगी। ऐसे इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद करना और दोस्तों आपको याद हो जाएंगे एक बार विपरीत देखकर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग पूछा हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में आता है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो याद रखना पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किमी प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रहेगा, ये तो दोस्तों आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भूलते भी रहते हैं। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पृथ्वी का पलायन वेग है। प्रश्न अगला है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? हमसे पूछा हुआ है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जब अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा? तब क्या होगा? याद रखना वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। अब क्यों गिरेगी आकर? क्योंकि हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन हम फेंक कितने से रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की, यानी कि 3 किलोमीटर की गति से कम फेंक रहे हैं, तो वो पृथ्वी पर तो वापस आएगी। अगर 11.2 किलोमीटर की गति से अधिक से फेंका जाए तब वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, फिर अंतरिक्ष में चली जाएगी। ये इस पॉइंट इस तरीक़ा से याद रखना। अगर आपको ये याद होगा तो ये प्रश्न तो आप अच्छे से हल कर लेते, अगर नहीं था याद तो याद कर लेना, आपको एक ही प्रश्न 2 प्रश्न हल हो गए। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, नहीं होने का कारण क्या है? क्या कारण है? हमसे पूछा है जो चंद्रमा है उस पर वायुमंडल नहीं है, उसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों आप एक बार में इसको देख लेना। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। याद रखना पलायन वेग है उसके जो वर्ग माध्य मूल है उसके वेग से कम होता है, इसलिए वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर तो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में ही दे रखा है, लेकिन ये कई प्रश्नों में आप पूछा हुआ है और आपने ये प्रश्न पढ़ा हुआ होगा। तो ये बॉल पेन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखना वो गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। किस पर? गुरुत्वीय बल पर, गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है बॉल पेन। अगला प्रश्न है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किसी पिंड का जो वजन है वो किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो याद रखना जो पिंड है वो किसके वजन के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो याद रखना वो करता है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों से, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों से करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। याद रखना कोई पिंड है वो किसके वजन से प्रतिक्रिया करेगा? तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला विस्फोट आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? यानी कि उसके अंशों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो किस ओर संचालित होगा? तो याद रखना किस ओर संचालित होगा? वो होगा मूल
परावलयी पथ के साथ साथ, मूल परावलयी पथ के साथ साथ क्या होगा, संचालित हो जाएगा। याद रखना, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला विस्फोट आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किसकी ओर संचालित होगा, तो वो होगा मूल परावलयी पथ के साथ साथ। दोस्तों ये थे 64 प्रश्न हमने पूरे कर लिए। 64वें प्रश्न से आगे को हम 65वें नंबर प्रश्न से इस क्लास को जारी रखेंगे। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।